कोई कंपनी ऐसी हो सकती है क्या जिसके प्रोडक्ट का इस्तेमाल दुनिया की आधी आबादी लगभग हर दिन किया करती हो? चाहे आप सुबह उठते ही क्लोजअप से ब्रश करें या फिर नहाते वक्त लाइफ बॉय या फिर लक्स का इस्तेमाल करें, बालों में सनसिल्क या फिर क्लिनिक प्लस लगाएं, या फिर कपड़े धोने के लिए सर्फ व्हील या फिर रिन का यूज करें, और फिर नहा कर निकल गए हो तो पॉन्ड्स लगाइए या फिर फेयर एंड लवली। प्रोडक्ट तो एक ही कंपनी का बिकने वाला है, उसका नाम है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड। और सिर्फ आप नहीं बल्कि 3.5 अरब से भी ज्यादा रोजाना हिंदुस्तान यूनिलीवर का कोई ना कोई प्रोडक्ट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, क्योंकि यह कंपनी आज के टाइम पर दुनिया के 190 से भी ज्यादा देशों में ऑपरेट किया करती है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि साबुन बेचने वाली ये कंपनी आखिर इतनी बड़ी कैसे हो गई कि आज पूरी दुनिया पर राज कर रही है। नाम से स्वदेशी लगने वाली यह कंपनी क्या वाकई में इंडियन है या फिर इसकी सच्चाई कुछ और ही है? और सबसे जरूरी बात, यहाँ तक पहुँचने के लिए इस कंपनी को क्या क्या स्ट्रगल और लीगल बैटल्स फेस करने पड़े हैं, हम बहुत डिटेल में जानने वाले हैं आज की इस वीडियो में। तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को पूरी तरीके से समझने के लिए हमें समय को पीछे करके 1885 में जाना होगा, जहाँ पर ब्रिटेन में रहने वाले दो भाई विलियम हेस्केथ लीवर और जेम्स डॉर्सी लीवर एक साथ मिलकर लीवर ब्रदर नाम की एक कंपनी शुरू करते हैं। यह कंपनी सनलाइट नाम से साबुन बेचा करती थी, जो कि इंग्लैंड के साथ साथ इसके आसपास के देशों में भी काफी पॉपुलर था। असल में यह साबुन एक क्लीनलीनेस प्रोडक्ट होने के साथ साथ समाज में हाइजीन और हेल्थ का भी संदेश देता था, जो कि लोगों को उस समय पर खूब पसंद आया। इसके बाद 1888 में कोलकाता के पोर्ट पर सनलाइट साबुन से भरे बक्से उतारे जाते हैं और ठीक उसी वक्त इंडिया के अंदर लीवर ब्रदर्स की एंट्री हो जाती है। अभी कुछ ही समय बीता था कि यह साबुन भारतीय लोगों के बीच खूब पॉपुलर हो जाता है, और इसी कामयाबी को देखते हुए 1885 में लीवर ब्रदर यहाँ पर अपने दूसरे प्रोडक्ट यानी कि लाइफ बॉय को लॉन्च करते हैं, और इन दोनों ही प्रोडक्ट के लिए कंपनी को लोगों से बहुत अच्छा फीडबैक मिलता है। और अपने इस कामयाबी को देखते हुए लीवर ब्रदर अपने इस बिजनेस को एक्सपांड करने में लग जाते हैं। लेकिन इनके सामने सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है रॉ मटेरियल की, खास करके पाम ऑयल की, जिसका इस्तेमाल साबुन बनाने के लिए किया जाता था। चलिए फिलहाल के लिए हम आते हैं नीदरलैंड्स पर, जहां इसी टाइम पर दो बिजनेसमैन जर्डेन्स और वेरडेन बर्न्स मार्गरीन का बिजनेस कर रहे होते हैं। बेसिकली ये एक प्लांट बेस्ड फैट होता है, जिसको हमारे देश के अंदर डालडा के नाम से जाना जाता है। उस टाइम पर मार्जरीन के बिजनेस में बहुत ही ज्यादा कंपटीशन हुआ करता था कि जुर्गेन्स और वंडेनबर्ग 1927 में अपनी अपनी कंपनियों को एक साथ मर्ज कर देते हैं, और जो नई कंपनी बनाई जाती है उसका नाम रखा जाता है मार्जरीन यूनी। और फिर इसके 2 साल बाद यानी कि सितंबर 1929 में लीवर ब्रदर्स और मार्जरीन यूनी एक दूसरे के साथ हाथ मिलाकर यूनिलीवर लिमिटेड की शुरुआत कर दी। अब आप ये सोच रहे होंगे कि साबुन बनाने वाली कंपनी और मार्जरीन बनाने वाली कंपनी का आपस में कनेक्शन क्या हो सकता है। असल में भले ही ये कंपनीज अलग अलग इंडस्ट्रीज से थी, लेकिन इन दोनों के बीच एक चीज कॉमन थी, पाम ऑयल। साबुन बनाने के लिए भी पाम ऑयल की जरूरत होती थी और मार्जरीन बनाने के लिए भी पाम ऑयल का यूज हुआ करता था। उस टाइम पर पाम ऑयल की काफी ज्यादा किल्लत हुआ करती थी और इसको एक बड़े लेवल पर कलेक्ट करना बहुत ही मुश्किल हुआ करता था। ऐसे में इन दोनों कंपनियों ने अपने प्रॉफिट्स और रिसोर्सेज को मिलाकर पाम ऑयल प्लांटेशन का फैसला किया, और फिर इस कदम के साथ ही यूनिलीवर लिमिटेड का ग्लोबल एक्सपेंशन काफी तेजी से हो गया कुछ ही सालों में, और ये नए नए कंट्रीज में और भी ज्यादा अच्छी तरीके से एंटर कर चुके थे, और इंडिया में तो वह अपना प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर ही रहे थे। मतलब कि एक तरफ भारत के अंदर अंग्रेजों से आजादी के लिए पहल चल ही रही थी, लेकिन दूसरी तरफ ब्रिटिश कंपनियां यहाँ पर अपने बिजनेसेस को मजबूत करने में लगी हुई थी। और फिर इसी टाइम पीरियड के आसपास यानी कि 1931 में यूनिलीवर भारत के अंदर अपनी पहली कंपनी को एस्टेब्लिश करता है, जिसका नाम हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी रखा जाता है। यह कंपनी डालडा नाम से वनस्पति घी बनाया करती थी। असल में देखा जाए तो ये चीज यानी कि डालडा असली घी का सस्ता अल्टरनेटिव माना जाता था। डालडा इंडिया में कितना फेमस था यानी कि सक्सेसफुल था, ये बताने की जरूरत नहीं है मुझे। हालांकि डालडा को इंडिया में जो सक्सेस मिली थी वहां तक पहुंचना यूनिलीवर के लिए आसान बिल्कुल नहीं था, क्योंकि इस दौरान पर इंडिया में स्वदेशी मूवमेंट अपने चरम पर था, जिसके तहत महात्मा गांधी और उनके सपोर्टर्स ने ब्रिटिश प्रोडक्ट का बायकॉट करना शुरू कर दिया था। स्वदेशी मूवमेंट की वजह से साबुन, एडिबल ऑयल और इन जैसे बहुत सारे प्रोडक्ट भारत के अंदर ही बनाए जाने लगे, जिसकी वजह से थोड़े से लो क्वालिटी होने के बावजूद भी भारतीय लोग इन्हीं चीजों को इस्तेमाल किया करते थे। इस आंदोलन के तहत यूनिलीवर की सेल्स में बहुत भारी गिरावट आ गई थी, और फिर यही सब देखते हुए यूनिलीवर ने लोकल मैन्युफैक्चरिंग की तरफ कदम बढ़ाया
मई 1934 में उन्होंने मुंबई के अंदर अपनी पहली साबुन की फैक्ट्री खोली ताकि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देकर बाइकआउट के इन्फ्लुएंस को कम किया जा सके। इसके अलावा इंडिया में लोकल मैन्युफैक्चरिंग शुरू करने का एक और रीजन ये भी था कि ब्रिटेन से इंपोर्ट कराने की वजह से इनके साबुन की कीमत काफी बढ़ जाती थी। इस इंपोर्टेड प्रोडक्ट को इंडिया के ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे, इसीलिए यूनिलीवर ने इस स्ट्रेटेजी की मदद से देसी पहचान बनाने की कोशिश की। साथ ही बहुत सस्ते दाम पर प्रोडक्ट उपलब्ध करा के इसने एक लार्ज कस्टमर बेस को टारगेट किया, जो कि कंपनी के लिए काफी प्रॉफिटेबल साबित हुआ। इसके बाद 1935 में उन्होंने इंडिया के अंदर अपनी तीसरी कंपनी यूनाइटेड ट्रेडर्स लिमिटेड की शुरुआत करी, जो कि कपड़े, मेटल और केमिकल्स का इंपोर्ट और एक्सपोर्ट किया करती थी। और इसके बाद 1956 हिंदुस्तान वनस्पति मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, लीवर ब्रदर इंडिया और यूनाइटेड ट्रेडर लिमिटेड, इन तीनों को ही मर्ज करके हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड बना दिया गया। हालांकि 2007 जून में यह नाम बदलकर हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड यानी कि HUL कर दिया गया। लेकिन इस मर्जर की कहानी उतनी सिंपल नहीं है जितनी नजर आ रही है, क्योंकि देश को 1947 में आजादी मिल चुकी थी और उस समय पर भारत में फॉरेन कंपनीज के खिलाफ कड़ा रुख अपनाया जाता था। विदेशी ओनरशिप पर नए नियम और कानून लगाए जा रहे थे, जिसके चलते बाहरी कंपनीज को अपने ऑपरेशंस पर काफी सारे बदलाव करने पड़े थे। और इन्हीं सब चीजों से परेशान होकर यूनिलीवर ने तीनों कंपनीज को आपस में मिला दिया था और हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड में इंडियंस को 10% की इक्विटी दे दी गई, ताकि कंपनी के ऊपर लगा विदेशी ओनरशिप का दब्बा। साथ ही इन्होंने पहली बार प्रकाश टंडन नाम के एक ऐसे आदमी को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जो कि इंडिया से थे, जो 1955 तक कंपनी में इतने सारे भारतीयों को हायर किया जा चुका था कि इसके 65% मैनेजर इंडिया के ही हुआ करते थे। इस तरीके से कंपनी ने एक इंडियन ब्रांड के रूप में अपनी पहचान बनानी शुरू कर दी थी। और इन्हीं सभी स्ट्रेटेजी के चलते आज बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को एक इंडियन ब्रांड समझते हैं कि LC नामक एक ब्रिटिश कंपनी की सब्सिडरी है। खैर, इन सभी स्ट्रेटेजीज की वजह से हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड के लिए एक बहुत ही प्रॉफिटेबल मार्केट साबित हो रहा था, क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर भारत में कंपटीशन बहुत कम था और पॉसिबिलिटी बहुत ही ज्यादा। इसलिए यह कंपनी अब FMCG सेक्टर को टेक ओवर करने में लग गई। 1959 में इन्होंने सर्फ नाम का अपना एक वॉशिंग पाउडर बनाया, तो वहीं 1964 में अनिक घी और सनसिल्क शैम्पू को लॉन्च किया और 1966 तक ये बेबी फूड सेगमेंट में भी एंटर कर चुके थे। हर साल नए नए प्रोडक्ट को लॉन्च करना, कई कंपनीज को एक्वायर करना और नए नए सेक्टर को एक्सप्लोर करना मानो इनका मिशन बन चुका था। सब कुछ उम्मीद से ज्यादा अच्छा चल रहा था, लेकिन अगले ही साल कुछ ऐसा होता है कि कंपनी बंद होने की कगार पर पहुंच गई। असल में 1973 में सरकार ने साबुन और वनस्पति जैसे कई सारे प्रोडक्ट पर ताकि इन्फ्लेशन को कम किया जा सके। इस दौर में चाहे वो भारतीय कंपनी हो या फिर विदेशी कंपनी, हर तरीके की कंपनियों के लिए यहाँ पर बिजनेस करना बहुत मुश्किल हो गया था, क्योंकि सरकार ने ज्यादातर प्राइस को इतना ज्यादा कम कर दिया था कि ज्यादातर कंपनीज भारी लॉस में जाने लगी थी। क्योंकि सरकार ने प्राइसेस को इतना कम कर दिया था कि ज्यादातर कंपनीज भारी लॉस में जाने लगी थी। इन लॉसेस को कवर करने के लिए उस कंपनी के चेयरमैन, उस टाइम पर कंपनी के चेयरमैन टी थॉमस ने एक सस्ता साबुन मार्केट में उतारा जिसका नाम था जनता। लेकिन ऐसा करने के बावजूद भी नुकसान की कोई खास रिकवरी नहीं हो पाई। लेकिन लकीली कुछ समय बाद इंडियन गवर्नमेंट ने इस प्राइस कंट्रोल को कुछ ही समय के लिए खुद ही हटा दिया, जो कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए एक बहुत बड़ी राहत थी, क्योंकि टी थॉमस का ये कहना था कि अगर ये प्राइस कंट्रोल कुछ और समय तक चलता तो हिंदुस्तान यूनिलीवर को भारत से एग्जिट लेना पड़ता। खैर, इस बड़ी प्रॉब्लम से वो तो निकल गए थे, लेकिन इसके बाद कुछ ऐसा हुआ जिसने कंपनी को और भी बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया। असल में 70s के दौरान सरकार ने एक ऐसी पॉलिसी बनाई थी जो कि मल्टीनेशनल कंपनीज को अपना मेजॉरिटी यानी कि 51% से भी ज्यादा का ओनरशिप भारतीयों के लिए छोड़ना होगा। और यही वो पॉलिसीज थी जिसकी वजह से कई बड़ी कंपनीज जैसे कि कोका कोला और सेल ने भारत में अपना बिजनेस हटा लिया। लेकिन हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने इस बसे बसाए साम्राज्य को छोड़कर नहीं जाना चाहता था, इसीलिए उन्होंने सरकार को किसी तरीके से कन्विंस कर लिया कि उनकी 51% की ओनर के पास रहने दिया जाए। लेकिन सवाल यहाँ पर यह आता है कि यह चमत्कार आखिर हुआ कैसे। असल में सरकार ने यूनिलीवर के सामने ये शर्त रखी थी कि अगर 51% की हिस्सेदारी खुद रखना चाहते हो तो आपको अपने बिजनेस का 60% टर्नओवर ऐसे काम पर खर्च करना होगा जिसमें भारत देश को फायदा हो। साथ में आप जो भी सामान बनाओगे उसका 10% विदेशों में भी बेचा जाएगा, दुनिया के दूसरे और देशों में भी नाम हो पाएगा
और हिंदुस्तान यूनिलीवर की वजह से इकोनॉमी को बेहतर होता देखकर गवर्नमेंट ने इस डील को फाइनल कर लिया और मेजॉरिटी ऑफ द शेयर उन्हीं के पास रहने दी गई। इसके बाद 1972 से लेकर 1986 के बीच यूनिलीवर ने लिप्टन, ब्रुक बॉन्ड और पॉन्ड्स जैसी कंपनीज को एक्वायर करके अपने ग्रुप में शामिल कर लिया। अब एक तरफ तो हिंदुस्तान यूनिलीवर अपने व्यापार को डाइवर्सिफाई करते हुए नए नए सेगमेंट्स में अपनी पहचान बना रहा था, लेकिन दूसरी तरफ वह एक बहुत बड़े चैलेंज का भी सामना कर रहा था, जिसे कि हम डिटर्जेंट वॉर के नाम से जानते हैं। बेसिकली 80s और 90s का वो समय हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि इसी समय प्रॉक्टर एंड गैम्बल यानी कि P&G नाम की एक मल्टीनेशनल कंपनी ने इंडियन मार्केट में एंट्री ली थी और अपने डिटर्जेंट ब्रांड यानी कि एरियल को इंट्रोड्यूस किया इंडियन मार्केट में। अब जैसा कि उम्मीद लगाया गया था कि इन दोनों प्रोडक्ट के लॉन्च होने के बाद दोनों कंपनीज के बीच एक तीखा कंपटीशन शुरू हो गया। सर्फ और एरियल के मार्केटिंग कैंपेन भी बहुत एग्रेसिव थे और दोनों के दोनों इस कैंपेन के जरिए अपने आप को अच्छा साबित करने में लगे हुए थे। लेकिन इस जंग में उलझकर उन्होंने यह ध्यान नहीं दिया कि इंडिया के एक लोकल ब्रांड निरमा वॉशिंग पाउडर ने मेजॉरिटी ऑफ इंडियंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया था। निरमा को टक्कर देने के लिए यानी कि चुनौती देने के लिए 1985 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने व्हील नाम का एक डिटर्जेंट लॉन्च किया, जिसके प्राइस को बहुत ही ज्यादा कम रखा गया था। इसके साथ ही हिंदुस्तान यूनिलीवर ने एग्रेसिव मार्केटिंग कैंपेन भी चलाया। रूरल और अर्बन एरियाज दोनों को टारगेट किया गया था। इन्होंने व्हील को स्किन फ्रेंडली डिटर्जेंट के रूप में प्रमोट किया, जो कि उस टाइम पर इंडिया में एक नया और अट्रैक्टिव कॉन्सेप्ट था। इस कैंपेन का नतीजा ये हुआ कि HUL ने व्हील को अच्छा खासा प्रॉफिट कमा कर दिया। फिर उसके बाद मार्केट में अपनी जगह को बहुत मजबूत कर लिया और इसी तरीके के अप्स एंड डाउन्स के साथ कंपनी अपनी पोजीशन को बनाने में लगी रही। लेकिन और इसी के साथ हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए भारत के अंदर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी के रास्ते खुल गए, क्योंकि उस समय की सरकार ने उस समय सभी नियम कानून को खत्म कर दिया था। विदेश की कंपनियों के लिए भारत में बिजनेस करना मुश्किल बना रहे थे। इसका फायदा उठाने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने नए नए बिजनेस एरियाज में एक्सपांशन और भी तेज कर दिया। एग्जाम्पल के लिए 1993 में इसकी टाटा ऑयल मिल्स कंपनी को अपने साथ में मर्ज कर लिया, जो कि अपने पॉपुलर सोप ब्रांड हमाम के लिए जाना जाता था। ये मर्जर भारत की कॉर्पोरेट हिस्ट्री का एक बहुत बड़ा मर्जर इवेंट था, क्योंकि टाटा ग्रुप उस समय भी भारत की सबसे बड़ी और रेस्पेक्टेड बिजनेस हाउसेस में से एक थी। हालांकि ये मर्जर हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए फाइनेंशियली रिस्की डिसीजन था, क्योंकि टाटा ऑयल मिल्स का बिजनेस उस समय पर घाटे पे चल रहा था। इसके अलावा इस मर्जर के दौरान एम्प्लॉयज और शेयर होल्डर के बीच काफी ज्यादा प्रोटेस्ट और डिस्प्यूट्स भी हुए थे, क्योंकि मर्जर के चलते कई सारे लोगों को नौकरी से निकाल दिया गया था। अब भले ही हिंदुस्तान यूनिलीवर के लिए टाटा ऑयल मिल्स के साथ अपना शुरुआती अनुभव उतना अच्छा नहीं रहा, लेकिन कुछ ही समय बाद यही टाटा ऑयल मिल्स हिंदुस्तान यूनिलीवर की बिजनेस एफिशिएंसी को बढ़ाने और FMCG सेक्टर में मजबूत पकड़ बनाने में मददगार साबित हुआ। इसके अलावा हिंदुस्तान यूनिलीवर ने यूबी ग्रुप की किसान कंपनी और कैडबरी इंडिया की डॉलोप्स आइसक्रीम को भी 1993 में एक्वायर कर लिया। इसके बाद आता है साल 1996, जब हिंदुस्तान यूनिलीवर और टाटा ग्रुप के लैक्मे ने एक साथ मिलकर एक 50-50 जॉइंट वेंचर बनाया, जिसको लैक्मे यूनिलीवर लिमिटेड का नाम दिया गया। हालांकि देखा जाए तो ये जॉइंट वेंचर मात्र 2 सालों तक ही चला, जिसके बाद 1998 में टाटा ने अपनी 50% हिस्सेदारी हिंदुस्तान यूनिलीवर को सौंप दी, ताकि वो अपने पुराने स्टेब्लिश बिजनेस यानी कि टाटा स्टील और टाटा मोटर्स पर फोकस कर सके। 90s के दौरान हिंदुस्तान यूनिलीवर ने बहुत सारी तरक्की देखी और बहुत ही तेजी से अपने मार्केट शेयर को इंक्रीज करते गए। लेकिन फिर साल 2001 में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से कंपनी की रेपुटेशन काफी ज्यादा खराब होने लगी और हिंदुस्तान यूनिलीवर एक बहुत बड़े लीगल बैटल में फंस गया। एक्चुअली तमिलनाडु के एक हिल स्टेशन कोडाई कैनाल में हिंदुस्तान यूनिलीवर की एक फैक्ट्री थी। यहाँ पर 1980 से ही मर्क्यूरी थर्मामीटर बनाने का काम होता था। ये थर्मामीटर ज्यादातर यूनाइटेड स्टेट और यूरोप में एक्सपोर्ट किया जाता था, लेकिन समस्या तब शुरू हुई जब फैक्ट्री के अंदर थर्मामीटर टूटते थे या फिर प्रोडक्शन के दौरान बचा हुआ मर्क्यूरी जो निकलता था उसे आसपास के जंगलों में डंप कर दिया जाता था। जिससे न सिर्फ मिट्टी और पानी, लोकल एनवायरनमेंट भी जहरीला हो गया था। यहाँ तक कि मर्क्यूरी वेपर्स भी फैक्ट्री के आसपास वातावरण में फैलने लगे थे और सीधे इंसानों और जानवरों के कांटेक्ट में आ गए थे। इसके चलते वहाँ की लोकल कम्युनिटी अलग अलग बीमारियों के चपेट में आ चुकी थी। लोगों को सांस लेने में दिक्कतें होने लगी थी, साथ ही उनको किडनी और लीवर से संबंधित प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा था।
यहाँ तक कि नए नए जो बच्चे पैदा हो रहे थे उनमें भी यही पॉल्यूशन का असर दिखने को मिल रहा था। सबसे ज्यादा नुकसान तो उन लोगों का हुआ जो इस फैक्ट्री में काम किया कर रहे थे। इन वर्कर्स को मर्क्यूरी पॉइजनिंग की वजह से न्यूरोलॉजिकल डैमेजेस हुए, जिससे कि उनकी मेमोरी, सोचने की क्षमता और शरीर का बैलेंस खराब हो गया। जब ये सारी की सारी समस्याएं और भी ज्यादा बढ़ने लगी तो फिर लोगों ने 2001 में हिंदुस्तान यूनिलीवर के खिलाफ प्रोटेस्ट करना चालू कर दिया और फिर इस कंपनी पर इतना ज्यादा दबाव बना कि उन्होंने अपनी फैक्ट्री वहां पर बंद ही कर डाली। साथ ही 2003 में अपनी इमेज को सुधारने के लिए हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कोडाई कनाल के 16 फॉरेस्ट से 290 टन मर्क्यूरी वेस्ट को इकट्ठा किया। रिसाइकल करने के लिए अमेरिका भेज दिया गया, लेकिन कंपनी की प्रॉब्लम यहीं पर खत्म नहीं हुई। हिंदुस्तान यूनिलीवर इस पर्टिकुलर मामले के चक्कर में लंबे समय तक लीगल बैटल में फंसा रहा था। आखिरकार 2016 में कंपनी ने अफेक्टेड वर्कर्स की फैमिलीज को मुआवजा देने का फैसला किया, जिसके बाद आगे चलकर यह मामला थोड़ा सा शांत हो गया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इस मामले के बीच हिंदुस्तान यूनिलीवर ने कभी भी तरक्की नहीं की। 2007 में ब्रुक बॉन्ड और सर्फेक्सेल ने 1000 करोड़ की बिक्री का आंकड़ा पार कर लिया, तो वहीं 2008 में व्हील ने 2000 करोड़ की सेल्स का माइलस्टोन अचीव करके सभी को हैरानी में डाल दिया था। इसी दौरान HUL ने रूरल मार्केट में भी अपनी प्रेजेंस को बढ़ा दिया और गांव के लिए छोटे और सस्ते डिटर्जेंट पैक्स को लॉन्च किया, जिससे कि रूरल एरियाज में भी उनका स्ट्रॉन्ग कस्टमर बेस बन गया। अब इस पर्टिकुलर वक्त हिंदुस्तान यूनिलीवर इंडिया की FMCG इंडस्ट्री में लीडिंग पोजीशन को एंजॉय कर रही थी, लेकिन तभी एक बार फिर से यह कंपनी लोगों के निशाने पर आ गई थी और तुरंत ये बहुत बड़े कंट्रोवर्सी में फंस गई। मामला ये था कि फेयर एंड लवली, जो कि देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली फेयरनेस क्रीम थी, वहाँ पर लोगों का ये मानना था कि यह क्रीम समाज में कलर डिस्क्रिमिनेशन और जेंडर स्टीरियोटाइप को बढ़ावा देती है, जैसे कि फॉर एग्जांपल सफलता के लिए लड़कियों का गोरा होना जरूरी है। और फिर ब्लैक लाइफ मैटर्स जैसे ग्लोबल मूवमेंट ने आग में घी डालने का काम किया और विरोध इतना ज्यादा बढ़ गया कि आखिरकार 2020 में हिंदुस्तान यूनिलीवर को इस क्रीम का नाम बदलकर ग्लो एंड लवली करना पड़ गया। अब यहाँ पर कंपनी का ये मानना था कि यह फेयरनेस की जगह ग्लो एंड हेल्दी स्किन को प्रमोट करेंगे। उसी साल यानी कि 2020 में हिंदुस्तान यूनिलीवर ने GSK कंज्यूमर हेल्थ को अपने साथ मर्ज कर लिया और इस मर्जर के चलते ही हॉर्लिक्स और बूस्ट भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का हिस्सा बन गए। और इन्हीं सभी एक्विजिशन और मर्जर का ही नतीजा है कि आज फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में हिंदुस्तान यूनिलीवर का टर्नओवर करीब 60,000 करोड़ के पार जा चुका है और सितंबर 2024 तक इसका मार्केट कैप 7 ट्रिलियन रुपीस से भी ज्यादा हो चुका है, जो कि इसको दुनिया की सबसे वैल्यूएबल कंपनीज में से एक बनाता है। आज अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स और सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज के जरिए स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिलेशनशिप और हिंदुस्तान यूनिलीवर हर घर में अपनी जगह बना चुका है।